नमस्कार साथियों। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। चंद्रगुप्त नाटक का यह दूसरा भाग है। प्रथम भाग में हमने प्रथम अंक के छठे दृश्य तक पढ़ चुके हैं, जिसमें छठे दृश्य में मालविका अलका को सिंधु नदी पर जो सेतु बन रहा है उसका मानचित्र दिखाती है और उस मानचित्र को यमन सैनिक अलका से छीनना चाहता है। अलका उस मानचित्र को सिंहरण को दे देती है और यमन सैनिक और सिंहरण में युद्ध होता है। सिंहरण घायल हो जाता है। तभी अलका सिंहरण और मालविका को उस मानचित्र के साथ वहाँ से विदा कर देती हैं। फिर यमन सैनिक जो अलका को गांधार नरेश के पास ले जाता है। इसके साथ ये दृश्य खत्म हो जाता है। प्रथम अंक का सप्तम दृश्य है मगध का बंदी गृह, जिसमें चाणक्य को बंदी बनाकर रखा हुआ है और चाणक्य वहाँ बैठे हुए सोच रहे हैं बंदी गृह में कि वो चाणक्य का कथन है ये, इन दुर्लभ हाथों में साम्राज्य उलटने की शक्ति है और ब्राह्मण के कोमल हृदय में कर्तव्य के लिए प्रलय की आंधी चला देने की भी कठोरता है। जकड़ी हुई लो श्रृंखले, एक बार तू फूलों की माला बन जा और मैं उन्माद विलासी के समान तेरी सुंदरता को भंग कर दूं। मतलब ये वो सोचते रहते हैं कि ब्राह्मण के हाथों में इस तरह से ये शक्ति है कि वो साम्राज्य को उलट सकता है। ये सब चीज़ें वो सोचते रहते हैं। और फिर दूसरा उनका कथन है इसी में कि वो सोचते सोचते ही कहते कि मैं आज यह प्रण करता हूँ कि दया किसी से ना मांगूंगा और अधिकार तथा अवसर मिलने पर किसी पर दया किसी पर ना करूँगा। मैं प्रलय के समान अवाध गति से कर्तव्य में इंद्र के व्रज के समान भयानक बनूंगा। वो सोचते सोचते ये प्रण करते हैं। तभी वहाँ वरुचि और राक्षस जो मगध के अमात्य हैं उनका प्रवेश होता है और वो जो राक्षस हैं वो चंद्रगुप्त से चाणक्य से पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो। तो चाणक्य कहते हैं हाँ ठीक हूँ। और पूछते हैं कि भाई राक्षस कहते हैं कि मैं तुम्हें किसी काम से मिलने आया हूँ। वो कहते हैं कि तुम तक्षशिला में मगध के गुप्त प्रणनिधि बनकर जाना चाहते हो या मृत्यु चाहते हो। चाणक्य से पूछते हैं और वो कहते हैं कि तुम पर विश्वास करके ही मैं तुम्हें वहाँ भेजना चाहता हूँ। वो कहते हैं। फिर चाणक्य कहते हैं मैं जाना तो चाहता हूँ। राक्षस से कहते हैं कि मैं जाना तो चाहता हूँ तक्षशिला, पर तुम्हारी सेवा के लिए नहीं और ना पर्वतेश्वर का नाश करने के लिए, तो मैं कदापि नहीं जाना चाहता। वो कहते हैं। फिर उसके बाद वरुचि चाणक्य से कहते हैं कि तुम मान जाओ चले जाओ, मतलब इस तरह से उन्हें कहते हैं। तो चाणक्य वरुचि से कहते हैं चाटुकारों के समान जो अधिकार मिले हैं, जीवन की कठिनाइयों से बचकर मुझे कुत्तों का पाठ पढ़ाना चाहते हो, भूलो मत। वो कहते हैं कि भाई तुम इनकी तरह जो तुम चाटुकारी कर रहे हो तो तुम मुझे भी मतलब कुत्तों का पाठ पढ़ाना चाहते हो। चाणक्य वरुचि से कहते हैं। फिर उसी में फिर एक और कथन है इनका चाणक्य का, यदि राक्षस देवता हो जाए तो उनका विरोध करने के लिए मुझे ब्राह्मण से दैत्य बनना पड़ेगा। ये कहते हैं वरुचि से कहते हैं ये चाणक्य। फिर वरुचि चाणक्य से कहते हैं ब्राह्मण हो भाई, त्याग और क्षमा के प्रमाण तपोनिधि ब्राह्मण हो।
फिर चाणक्य का कथन है वरुषि से ही, त्याग और क्षमा, तप और बुद्धि, तेज और सम्मान के लिए, लोहे और सोने के समान के सामने सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने हैं। हमारी ही दी हुई विभूति से हम ही को अपमानित किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कात्यायन, अब केवल पाणिनि से काम ना चलेगा, अर्थशास्त्र और दंड नीति की आवश्यकता है। इसमें जो वरुचि हैं उनका नाम कात्यायन बताया गया है, दूसरा नाम, और ये चाणक्य कात्यायन से ही कहते हैं, वरुचि से कहते हैं। फिर वरुचि का कथन है चाणक्य से, वो कहते हैं कि मैं वार्तिक लिख रहा हूँ चाणक्य, उसके लिए तुम्हें सहकारी बनाना चाहता हूँ। फिर चाणक्य का कथन है इसमें वरुचि से कि मैं लेखक नहीं हूँ कात्यायन, शास्त्र प्रणेता हूँ, व्यवस्थापक हूँ। फिर वरुचि विष्णुगुप्त, जो विष्णुगुप्त है ये चाणक्य का दूसरा नाम है। मेरा वार्तिक अधूरा रह जाएगा, मान जाओ। तुमको पाणिनि के कुछ प्रयोगों का भी पता लगाना होगा। उस शालातुर्य व्याकरण ने लिखा है, मतलब इसमें वरुचि चाणक्य से कहते हैं कि जो पाणिनि है उनके तुम तक्षशिला जाओगे तो उनके कुछ जो प्रयोग हैं उनका भी पता लगाना है, और इसमें जो पाणिनि है उनको शालातुर्य का निवासी बताया गया है। आप ये ध्यान में रख लें, क्योंकि आजकल जो यूजीसी नेट है वो बिल्कुल अंदर से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस वजह से ये पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त नाटक में पाणिनि को कहाँ का निवासी बताया गया है, तो ये है शालातुर्य का निवासी बताया गया है। फिर उसके बाद है चाणक्य का कथन, मेरे पास पाणिनि में सर खपाने का समय नहीं। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। ये वरुचि से कथन है इनका। फिर वरुचि का कथन है ये चाणक्य से, जिसने संयुव मोह नाम द्वितीय सूत्र लिखा है, वह केवल व्याकरण ही नहीं दार्शनिक भी था। उसकी अवहेलना, मतलब पाणिनि के बारे में कहते हैं कि जिसने इस सूत्र को लिखा है वो व्याकरणकार ही नहीं है, दार्शनिक भी थे। चाणक्य का कथन है, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं कुत्ता, साधारण युवक कुत्ता ही रहेगा। इंद्र वो सुनो वरुचि, मैं कुत्तों को कुत्ता ही बनाना चाहता हूँ। नीचों के हाथ में इंद्र का अधिकार चले जाने से जो सुख होता है उसे मैं भोग रहा हूँ। इतनी बातें सुनकर फिर राक्षस चाणक्य से कहते हैं, अच्छा तो तुम्हें मतलब अंधकूप में ही जाना होगा, वो कहते हैं। तो फिर उसके बाद जो चंद्रगुप्त हैं वो अपनी रक्त से सनी हुई तलवार लिए प्रवेश करते हैं और चाणक्य का बंधन काट देते हैं। तभी मतलब राक्षस प्रतिहारियों को बुलाना चाहता है, तो चंद्रगुप्त कहते हैं राक्षस से, चुप रहो अमात्य, सबों में बोलने की शक्ति नहीं है। यहीं फिर चंद्रगुप्त चाणक्य को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद 7वां दृश्य समाप्त हो जाता है। प्रथम अंक का 8वां दृश्य जो मगध गांधार नरेश का प्रकोष्ठ है। गांधार नरेश मतलब चिंता युक्त रहते हैं, वहाँ टहल रहे हैं उसमें अब चिंता से, और मन में सोच रहे हैं, मतलब वो आम्बिक के बारे में भी सोच रहे हैं, अलका के बारे में सोच रहे हैं कि वो दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह पे।
तो राजा मतलब ये गांधार नरेश का कथन है, बूढ़ा हो चला परंतु मन बूढ़ा ना हुआ, बहुत दिनों तक तृष्णा को तृप्त करता रहा पर तृप्त नहीं हुआ, ये कहते हैं। और फिर उन्नति के शिखर पर वो कहते हैं कि उन्नति के शिखर पर नाक की सीधे चढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है, वो ये सब सोच रहे हैं। और इसके बाद मतलब वो आम्बिक के बारे में सोच रहे हैं कि आम्बिक अभी युवक है, उसके मन में महत्वाकांक्षा का होना मतलब अनिवार्य है, और वो राजकुमार है, उसका पथ कुटिल है, गांधर्व नगर की जो सफलताएं हैं वो उसके पीछे दौड़ रही हैं, और मतलब ये सब चीज़ विचार कर रहे हैं। और कहते हैं ठीक ही तो है, मतलब ये दो कहते हैं कि आम्बिक भी ठीक है और फिर अलका भी ठीक है, दोनों के बारे में वो सोचते हैं। तभी मतलब उसके बाद अलका और यमनदूत और सैनिक का प्रवेश होता है। जो यमनदूत है वो अलका को गांधार नरेश के सामने लाता है बंदी बनाकर, मतलब आगे आगे अलका होती है, पीछे यवन दूत और सैनिक होते हैं जो गांधार नरेश के होते हैं, उनके सामने लेके आते हैं। तभी आम्बिक का भी आवेग में प्रवेश होता है, और आम्बिक कहते हैं मतलब अपने पिता से कि राजनीति के खेल में यह क्या जाने पिताजी, मतलब अलका के लिए कहते हैं अपने पिता से कि राजनीति के खेल ये क्या जाने पिताजी, इस तरह से बात करते हैं। और वो कहते हैं, फिर कहते हैं आम्बिक एक भयानक षड्यंत्र चल रहा है और तक्षशिला का गुरुकुल उसका केंद्र है। अलका उस रहस्यपूर्ण कुचक्र की कुंजी है। वो मतलब गांधार नरेश को बताते हैं कि अलका भी इस षड्यंत्र में शामिल है। फिर उसका जवाब देती हैं अलका, कहती हैं कुलपुत्रों के रक्त से आर्यव्रत की भूमि सींचेगी, दानवी बनकर जन्मभूमि अपनी संतानों को खाएगी, वे उसकी मान प्रतिष्ठा और रक्षा के लिए तिल तिल कट जाएंगे। स्मरण रहे यवनों की विजय वाहिनी के आक्रमण को प्रत्यावर्तन बनाने वाले ही भारत संतान होंगे। तब बचे हुए छटांग वीर गांधार को भारत के द्वार रक्षक को विश्वासघाती के नाम से पुकारेंगे, और उसमें नाम लिया जाएगा मेरे पिता का। वो मतलब गांधार नरेश को समझाती हैं कि आम्बिक जो है वो यवनों के साथ मिले हुए हैं, और अगर युद्ध मतलब होता है तो जो भारत के लोग हैं वो आपको देशद्रोही के नाम से पुकारेंगे, और यह मैं सुनना नहीं चाहती। क्योंकि जो आम्बिक है वो पर्वतेश्वर से अपनी अपमान का बदला लेना चाहता है, क्योंकि राजा जो अलका से कहते हैं कि उसने स्पष्ट कह दिया है कि कायर आम्बिक से मैं अपने लोक विशुकुल की कुमारी का विवाह नहीं करूँगा। उससे विस्तार के बाद में मतलब एक उसने मतलब हाँ चौकी भी बनवा ली है, और जो पुरानी संधियाँ की थी पर्वतेश्वर ने गांधार नरेश से, उनका भी विरोध किया है। और अलका और आम्बिक में जो वाद विवाद होता है तो राजा कहता है तुम दोनों की बातें ठीक है, और कहती है कि मुझे मतलब आज्ञा दो कि मैं राज मंदिर छोड़कर यहाँ से चली जाऊँ। राजा पूछता है कहाँ जाओगी, क्या करोगी? अलका कहती है कि गांधार में विद्रोह मचाऊंगी, और राजा कहता है कि तुम मुझे विश्वास नहीं होता। फिर आम्बिक कहता है कि मैं अपने हाथों से तुम्हारी हत्या कर दूंगा, अगर तुम अलका ऐसा करोगी तो मैं अपने हाथों से मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। और फिर राजा कहता है कि अलका के शरीर पर कोई हाथ तो उठाकर देखे,
मैं उसे मतलब द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारूंगा। वो कहता है कि मेरी बेटी को कोई हाथ तो लगा के देखे, फिर मैं उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारूंगा। वहाँ से गांधार से जाने के लिए कहती है और वो वहाँ से चली जाती है। ये अलका कहती है उस प्रता प्रतिका प्रतिहष्ट की रक्षा के लिए अलका, और वो वहाँ से चली जाती है। प्रथम अंक का 8वां दृश्य समाप्त हो जाता है। अब प्रथम अंक का 9वां दृश्य है पर्वतेश्वर की राज्यसभा, जिसमें चाणक्य मतलब पर्वतेश्वर से सहायता मांगने के लिए जाते हैं और पर्वतेश्वर को समझाते हैं। तो पर्वतेश्वर कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही। तो चाणक्य कहते हैं कि आएंगी कैसे, मेरे पास केवल बात ही है, अभी कुछ कर दिखाने का मतलब सामर्थ्य नहीं है, तो तुम्हें मेरी बात समझ में कैसे आएगी, मतलब उस तरह से कहते हैं पर्वतेश्वर से। तो वो कहते हैं ये चाणक्य पर्वतेश्वर से, धर्म के नियामक ब्राह्मण हैं, तुम्हें पात्र देखकर उसका, चाणक्य का कथन है पर्वतेश्वर से, धर्म के नियामक ब्राह्मण हैं, मुझे पात्र देखकर उसका संस्कार करने का अधिकार है। ब्राह्मत्व एक सार्वभौमिक शाश्वत बुद्धि वैभव है। मैं अपनी रक्षा के लिए, पुष्टि के लिए और सेवा के लिए इतर वर्णों का संगठन कर लेगा। राजन संस्कृति से पूर्ण मनुष्य को मधु अभिषिक्त बनाने में दोष ही क्या है। फिर चाणक्य का कथन है पर्वतेश्वर से, विशिष्ट का ब्राह्मत्व जब पीड़ित हुआ था तब पल्लव, दर्द, काम्बोज आदि क्षत्रिय बने थे। चाणक्य का फिर है कि क्षत्रियों के शस्त्र धारण करने पर आर्यवाणी नहीं सुनाई पड़नी चाहिए। मौर्य चंद्रगुप्त वैसा ही क्षत्रिय प्रमाणित होगा। पद दलित ब्रह्म तत्व देख शूद्र ने निगड़बद्ध किया, क्षत्रिय निष्कासित करता है। तब जल एक बार अपनी ज्वाला से जल, उसकी चिंगारी से तेरे पोषक वैश्य, सेवक शूद्र और रक्षक क्षत्रिय उत्पन्न होंगे। क्योंकि पर्वतेश्वर से चाणक्य कहते हैं कि भाई जो तुम अगर मगध के साथ लड़ने में चंद्रगुप्त की सहायता करोगे तो यवनों के साथ जो युद्ध होगा उसमें मगध की सेना तुम्हारे साथ युद्ध करेगी। चाणक्य उसे समझाते हैं तो पर्वतेश्वर मना कर देते हैं कि मुझे तो अभी यवनों से युद्ध करना है, मैं अपना एक भी सैनिक मगध नहीं भेज सकता। इस तरह से वो कहते हैं। पर्वतेश्वर के मतलब चाणक्य स्मरण करते हैं कि भाई यवनों के साथ समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा कि जो चंद्रगुप्त हैं वो तुम्हारी सहायता करेंगे या नहीं। तो पर्वतेश्वर चाणक्य से कहते हैं कि केवल अभिशाप शस्त्र लेकर ही तो ब्राह्मण लड़ते हैं, मैं उनसे नहीं डरता। इस तरह से बात करते हैं वो। उसके बाद मतलब ये 9वां दृश्य समाप्त हो जाता है। प्रथम अंक का 10वां दृश्य है कानन पथ में अलका। ये निकलकर वन में चली जाती हैं और चली जा रही हैं, उन्हें मतलब कुछ पता नहीं है कि कहाँ पहुँचना है, कहाँ ठहरने का स्थान है, और वो अपने तिरस्कार को सोचती हैं। सोचते सोचते मतलब चली जा रही हैं। जाते जाते उन्हें सामने एक यमन दिखता है
जो शिकारी के वेश में, मतलब सेल्यूकस है जो शिकारी के वेश में उसका प्रवेश होता है। और सेल्यूकस पूछता है कि सुंदरी राजकुमारी, मतलब तुम कहाँ जा रही हो। सुंदरी राजकुमारी कहती हैं और कहाँ जाऊंगी, मतलब और सेल्यूकस से कहती हैं कि मैं और कहाँ जाऊंगी। तो कहती हैं अलका कि मेरे देश हैं, मेरे पहाड़ हैं, मेरी नदियाँ हैं और मेरे जंगल हैं। इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं और मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश इन्हीं परमाणुओं से बने हैं। तो सेल्यूकस कहते हैं तुम अकेली हो सुंदरी। अलका सोचती हैं, सोचते सोचते से ठीक ठहर जाती हैं और उनको एकदम सोचते कहती हैं देखो सिंह आया, मतलब बचने के लिए कहती हैं कि देखो सिंह आया। जैसे ही सेल्यूकस मतलब उसे दूसरी तरफ देखने लगते हैं तो अलका दूसरी तरफ से वहाँ से निकल जाती हैं। फिर चाणक्य और चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। चाणक्य चंद्रगुप्त से पूछते हैं कि बस तुम बहुत थक गए हो और कुछ दूर नहीं चल सकते। चंद्रगुप्त कहते हैं जैसी आपकी आज्ञा, मतलब मैं चलने के लिए तैयार हूँ, पर वो बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त से कहते हैं कि पास ही सिंधु नदी है, उसके तट पर विश्राम करना ठीक रहेगा। और चंद्रगुप्त चलने के लिए जैसे ही पैर बढ़ाते हैं फिर वो बैठ जाते हैं। चाणक्य उन्हें मतलब पकड़कर सावधान, मतलब पकड़कर बैठा देते हैं। चंद्रगुप्त कहते हैं आर्य नसों ने अपने बंधन ढीले कर दिए हैं, शरीर अवसन्न हो रहा है, प्यास भी लग रही है, तो पसीने में तर हुए हैं, लौट जाते हैं। तभी एक व्याघ्र, मतलब शेर उनके पास आता दिखाई देता है और तभी सेल्यूकस प्रवेश करके मतलब वो अपने धनुष से उस व्याघ्र को मार देते हैं। सेल्यूकस कोशिश करते हैं पर वो होश में नहीं आते। तभी चाणक्य जल लेकर आ जाते हैं और सेल्यूकस उनसे थोड़ा सा मतलब जल मांगते हैं कि एक पथिक की रक्षा करने के लिए थोड़ा सा जल चाहिए। चाणक्य मतलब फिर उन्हें जल के छींटे देता है कि तुम कौन हो। चाणक्य कहते हैं एक ब्राह्मण। सेल्यूकस कहता है तो यह कौन, बड़ा श्रीमान पुरुष है, मतलब बड़ा अच्छा पुरुष है ब्राह्मण, तुम उसके साथी हो। चाणक्य हाँ, मतलब कहते हैं कि हाँ मैं इस राजकुमार का शिक्षक हूँ। सेल्यूकस कहाँ रहते हो, सेल्यूकस पूछते हैं। तो चाणक्य कहते हैं यह चंद्रगुप्त मगध का एक निष्कासित राजकुमार है। सेल्यूकस कहते हैं फिर अच्छा अभी तो मेरे शिविर में चलो, विश्राम करके फिर कहीं चले जाना। चंद्रगुप्त कहते हैं यह सिंह कैसे मरा, उससे पूछते हैं सेल्यूकस से कि भाई ये शेर कैसे मरा। सेल्यूकस कहते हैं कि जब तुम अचेत पड़े थे तब यह तुम्हारे पास बैठा था, मैंने समझा कि ये तुम्हें मतलब मार डालेगा, तभी ये सोचता है, बताते हैं। फिर चंद्रगुप्त उस सेल्यूकस से कहते हैं आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। फिर चंद्रगुप्त का कथन है कि भारतीय कृतज्ञ नहीं होते सेनापति, मैं आपका अनुग्रही हूँ, अवश्य आपके पास आऊँगा। इनमें ये बातें होती हैं। फिर उसके बाद तीनों जाते हैं, अलका का प्रवेश होता है। अलका, चाणक्य और चंद्रगुप्त ये सभी यवनों के साथी हैं, मतलब ये सोचती है कि ये दोनों यवनों के साथी हैं। अलका का कथन है जब आंधी और कराका वृष्टि, अवषण और दावा अग्नि का प्रकोप हो तब देश की हरी भरी खेती का रक्षक कौन होगा। और वो सोचती हैं। तो इसी के साथ फिर ये 10वां दृश्य समाप्त हो जाता है। प्रथम अंक का 11वां दृश्य,
और यह प्रथम अंक का अंतिम दृश्य भी है। सिंधु तट पर दांडयायन का आश्रम। दांडयायन का जो आश्रम है उसमें एनाक्रिटीज जो अलेक्जेंडर का दूत है उसका प्रवेश होता है और वो दांडयायन से कहता है कि भाई जो मेरे महाराज हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको बुला रहे हैं। तो दांडयायन कहते हैं पवन एक क्षण विश्राम नहीं लेती, धारा बही जा रही है, बादलों के नीचे पक्षियों का झुंड उड़ा जा रहा है, प्रत्येक परमाणु न जाने किस आकर्षण में खिंचे चले जा रहे हैं, जैसे काल अनेक रूप में चला जा रहा है। यही तो से कहते। फिर दांडयायन का कथन है, एनाक्रिट से ही है ये, भूमि का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है उसे ये नासवर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते। दूत वह किसी बलवान की इच्छा का कीड़ा कुंदन नहीं बन सकता। तुम्हारा महाराज अभी झेलम भी नहीं पार कर सका, फिर भी जगद्विज की उपाधि लेकर जग को वंचित कर रहा है। मैं लोभ से, सम्मान से या भय से किसी के पास नहीं जा सकता। दांडयायन का ही फिर कथन है, मेरी आवश्यकताएं परमात्मा की विभूति प्राकृत पूरा करती है, उसके रहते दूसरों का शासन कैसे समस्त आलोक चैतन्य और प्राण शक्ति प्रभु की दी गई है। मृत्यु के द्वारा वही उसको लौटा लेता है। जिस वस्तु को मनुष्य दे नहीं सकता उसे लेने की स्पर्धा से बढ़कर दूसरा दंभ नहीं। उसके बाद दांडयायन उन्हें जाने के लिए कहते हैं तो एनाक्रिट बड़े निर्भीक हो, ब्राह्मण मैं जाता हूँ, यही कह दूंगा। एक और अलका, दूसरी ओर से चाणक्य और चंद्रगुप्त का प्रवेश। सब वंदना करके बैठ जाते हैं वहाँ। अलका कहती हैं, देव मैं गांधार छोड़कर जाना चाहती हूँ। दांडयायन क्यों? अलका गांधार की लक्ष्मी हो, ऐसा क्यों? अलका ऋषि से कहती है, यवनों के हाथ स्वाधीनता बेचकर उसके दान से जीने की शक्ति मुझ में नहीं है। दांडयायन फिर उससे कहते हैं कि उत्तरापथ की लक्ष्मी हो तुम, अपना प्राण बचाकर कहाँ जाओगी? उससे कहते हैं कि अपना प्राण बचाकर तुम कहाँ जाओगी, उत्तरापक्ष की लक्ष्मी हो तुम। देवी कृतज्ञता का बंधन अमोघ है। वो अलका से कहते हैं कि मतलब शैल्युकश ने जो उनकी जान बचाई है उसके बारे में वो कहते हैं, जो आप सोच रही हैं वह मतलब उसका कोई आधार नहीं है। तो दांडयायन भी कहते हैं कि संदेह मत करो अलका, ये यवन से मतलब वो यमनों के साथ नहीं है। तो जो यवन सैनिक का उसके बाद प्रवेश होता है और यवन सैनिक कहता है, देवपुत्र आपकी सेवा में आना चाहते हैं। मतलब दांडयायन से कहते हैं कि सिकंदर जो अलेक्जेंडर है वो आपकी सेवा में आना चाहते हैं। दांडयायन कहते हैं कि मेरा कोई रहस्य नहीं है, मेरा कोई मंदिर नहीं है, सब का प्रत्येक क्षण स्वागत है। और सैनिक वहाँ से चला जाता है। से है कि कल्याणकृत को पूर्ण विश्वास होना पड़ेगा, विश्वास सुफल देगा, दुर्गति नहीं। दांडयायन कहते राजसत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजय से नहीं, इसलिए अपनी प्रजा के कल्याण में लगो। ये दांडयायन का अलेक्जेंडर से कथन है। जब सिकंदर, शैल्युकस, कार्नेलिया और एनाक्रिटिस आदि का जब वहाँ प्रवेश होता है दांडयायन के,
जो सिकंद विजय का मतलब सुनने की अभिलाषा चाहता हूँ। दांडायन फिर उनसे कहते हैं कि जय घोष तुम्हारे चरण करेंगे। हत्या, रक्तपात और अग्निकुंड के लिए उपकरण जुटाने में मुझे आनंद नहीं। विजय तृष्णा का अंत पराभाव से होता है। अलक्षेंद्र। तो वो जब कहते हैं ये वाला कथन दांडायन सिकंदर से कि राजसत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजयों से नहीं। इसीलिए अपनी प्रजा के कल्याण में लगो। उसके बाद वो चंद्रगुप्त को देखकर पूछते हैं ये तेजस्वी युवक कौन है। सेल्यूकस कहते हैं कि ये मगध का निष्कासित राजकुमार है। सेल्यूकस चंद्रगुप्त अपने मतलब शिविर में चंद्रगुप्त जो सिकंदर हैं वो चंद्रगुप्त को अपने शिविर में आमंत्रित करते हैं। सेल्यूकस उनसे तो पहले मतलब सिकंदर कहते हैं कि तुम इनसे पहले मिल चुके हो, तो सेल्यूकस बताते हैं कि हाँ मैं इनसे पहले मिल चुका हूँ, मेरा पहले परिचय हो चुका है, इस तरह से कहते हैं। और सिकंदर मतलब वहाँ से लौटकर अपने इस मतलब दर्शन करते हैं और वहाँ से भारत विजय के लिए चले जाते हैं। दांडायन कहते हैं फिर उनसे सिकंदर दांडायन से कहते हैं कि लौटती बार आपसे फिर दर्शन करूंगा जब भारत विजय कर लूंगा। दांडायन फिर उनसे कहते हैं अलक्षेंद्र सावधान। चंद्रगुप्त को देखकर देखकर कहते हैं वो, देखो यह भारत का भावी सम्राट तुम्हारे सामने खड़ा है। इसके बाद ये प्रथम अंक का 11वां दृश्य समाप्त हो जाता है। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।